हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने उत्तराखंड वन दरोगा की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ओके, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से करिएगा, और उससे रिलेटेबल जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आज हम लोग बीच बीच में मैं पूछूंगा, और इस लेक्चर से भी जो रिलेटेबल क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग लास्ट में पूछेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये सेल से होने वाला है। देखिए, सेल एक छोटा टॉपिक नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि इसके 3 से 4 लेक्चर्स आप लोगों को देखने के मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। तो सेल हम लोगों ने क्लास 9th या फिर क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है ना। सेल के बारे में हमें डेफिनेशन रटाई जाती है कि सेल होता है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, किसकी? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, सेल क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैंने बताया था कि पेड़ पौधे, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम लोग भी। अब क्या मतलब है इस स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है और इस फंक्शनल का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। मैंने क्या बोला? सेल की डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब क्या है स्ट्रक्चरल? देखिए, कोई भी जो ह्यूमन होता है, ठीक है, जैसे मैंने सपोज करो ये एक ह्यूमन बनाया। ठीक है, ये जो ह्यूमन है ना, इस पूरे की जो बॉडी है, इस ह्यूमन की जो बॉडी है, वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, और इन छोटी छोटी चीज़ों को मिल करके ना क्या बन गया? एक पूरी एक देखिए बॉडी बन गई है। ह्यूमन की बात ना करें, हम लोग प्लांट्स की बात कर लें, हम लोग क्या कहते हैं एनिमल्स की बात कर लें, वो सारी चीज़ें देखो इन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ही ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं को ही हम लोग सेल कहते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब बहुत सारी जो सेल्स होती हैं ना, जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं, तो उससे क्या फॉर्म होता है? हमारा टिश्यू। याद है टिश्यू? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होती है? सेल। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती है तो उससे टिश्यू फॉर्म होता है, और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो उससे हमारा एक ऑर्गन बनता है। उससे हमारा क्या बनता है? एक ऑर्गन, कोई भी अंग बन जाता है। ऑर्गन जब क्या कहते हैं फॉर्म होता है, ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं तो उस ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन से मिलने से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। याद रखना, अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी फिर पूरी बॉडी बन जाती है। देखिए, एक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है, इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए, जैसे एक ये सेल थी, है ना, बहुत सारी सेल जब कंबाइन हुई तो उससे क्या बन गया? टिश्यू, मैंने बताया। और टिश्यू, बहुत सारी जब टिश्यूज़ आपस में फॉर्म होते हैं तो उससे हमारा बनता है एक ऑर्गन। जैसे मैंने यहाँ पे देखो टिश्यूज़ के फॉर्मेशन से एक स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है। ठीक है, हमारे डाइजेशन, जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, पता है ना आप लोगों को। तो ये एक ऑर्गन बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन हो गया। और यही जब ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो उससे ऑर्गन सिस्टम, देखिए हमारा एक पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है, नहीं बन रहा है हमारा एक। और ऐसे ही करके जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो हमारा पूरी एक बॉडी बन जाती है। तो समझ में आया कि क्यों कह रहे हैं हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल? क्योंकि देखिए, एक पूरे एक छोटे से सेल से हमारा पूरा एक पूरी बॉडी का क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल। अच्छा, एक सेकंड टर्म हम लोगों ने देखा था कि फंक्शनल का क्या मतलब होता है, आइए इसे समझते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन होना है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होना है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होना है, एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन है हमारी बॉडी का, ठीक है, अगर भाई साहब अगर हमारे पास सेल ही नहीं होती, ये सेल ही नहीं होती, तो क्या हम ये लोग ये सारी चीज़ें कर पाते? क्या हम लोग ये फंक्शंस कर पाते? नहीं। तो इसीलिए जो सेल को बोला जाता है वो स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है इसी वजह से। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी डेफिनेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है जो कि मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा और आप ही लोग इसका जवाब देंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं? सारे बच्चे इसका कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, चलिए कमेंट में मत दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग इसे पॉज करके आप लोग खुद आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा है तो आप लोग ये आंसर देने के लिए
इजी होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए आंसर देना बहुत इजी होगा। स्टडी ऑफ सेल बोला जाता है साइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब ये बहुत हम लोगों ने सेल 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 बहुत बार हम लोगों ने सुन लिया। भाई सेल की खोज किसने करी थी? सेल की जो खोज करी थी वो हमारे एक साइंटिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ, बट क्योंकि सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये पढ़ना ही पड़ेगा। रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक को मतलब फादर ऑफ व्हाट, ठीक है, ये फादर ऑफ व्हाट होते हैं, इसका आंसर आप लोगों ने देना है। एक मैंने बताया था कि ये किसके फादर होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को आंसर कमेंट में करना है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में क्या करा था? एक ट्री की बार्क लेके आए थे, ठीक है, एक पेड़ की छाल लेके आए थे, और उन्होंने क्या करा? खुद के ही माइक्रोस्कोप बना रखा था, इन्होंने खुद का ही एक माइक्रोस्कोप खुद से बना रखा था, और उस बार्क को उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करी, और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्या हैं, ऐसे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए हुए, अपने प्रिमिटिव था थोड़ा, मतलब उतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में जब ट्री की बार्क को देखा। अच्छा, कौन से ट्री की बार्क लाए थे? वो लाए थे ओक ट्री। कभी कभी क्वेश्चन ही आ जाता है कि कौन से पेड़ की छाल को उन्होंने स्टडी करा था, तो वो क्या था? ओक ट्री था। ओक ट्री को जब इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया ना? उन्हें दिखाई दिया यार इसमें तो छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो हनी कॉम जो होता है ना, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ये ऐसे करके नहीं होते मधुमक्खी के छत्ते ऐसे करके, ये ठीक है, थोड़ा सॉरी स्ट्रक्चर सही से नहीं बन पा रहा है, ऐसे तो स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए, ठीक है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए। तो जिसको इन्होंने, ठीक है, नाम दिया, जिसका इन्होंने नाम दिया सेल, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड होता है, याद रखना, सेल एक क्या होता है? लैटिन वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। क्वेश्चन ये आ जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम होता है। ओके, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जो रॉबर्ट हुक ने जो ये सेल, अच्छा ये रॉबर्ट हुक के देखिए एक ये डायग्राम भी है, ये आइंस्टाइन नहीं है, ठीक है, ये है रॉबर्ट हुक है। सो रॉबर्ट हुक ये ऐसे दिखते थे, और इनके द्वारा जो देखी गई जो पिक्चर थी ना वो कुछ ऐसी थी। देखिए रॉबर्ट हुक ने जो पिक्चर देखी ना, ये वही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीज़ें। तो यही चीज़ इनने मतलब देखी थी, इन्होंने खोजी थी, कब? 1665 में। और कौन से पौधे को इन्होंने स्टडी करा था? ओक ट्री को इन्होंने स्टडी करा था। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इन्होंने जो ये सेल खोजी थी ना, इन्होंने ये सेल जो खोजी थी वो एक डेड सेल थी, ठीक है, वो एक मरी हुई सेल थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि डेड सेल की खोज किसने करी, तो कौन है? रॉबर्ट हुक। कब करी? 1665। किसमें इन्होंने देखा था? ओक ट्री की छाल में, ठीक है, बार्क ऑफ दी ओक ट्री, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब डेड सेल इन्होंने खोजा, तो भाई लिविंग सेल किसने खोजा था? तो मैं ये आप लोगों को बता चुका हूँ, 1674 की बात है। एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने 1674 में एक लिविंग सेल की खोज करी, याद रखना, इन्होंने किसकी खोज करी थी? लिविंग सेल। और इन्होंने कहाँ पे देखा था ये लिविंग सेल? इन्होंने देखा था लिविंग सेल एक पॉन्ड वाटर में, ठीक है, अपने घर के पास में एक तालाब था, तालाब से एक ये पानी उठा के ले आए, बहुत गंदा तालाब था, पानी उठा के ले आए, और इन्होंने भी खुद से अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। अच्छा, रॉबर्ट हुक से थोड़ा वो एडवांस लेवल था, ठीक है, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर की स्टडी करी थी 1674 में। अच्छा, पता है इन्होंने देखा क्या था? इन्होंने देखा था एक एल्गी को, ठीक है, एक एल्गी को इन्होंने देखा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? इन्होंने ही, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में मैंने बताया था, इन्होंने 1676 में बैक्टीरिया की खोज भी करी थी, है ना। 1677 में इन्होंने अपना ही सीमन को देखा था, उसमें स्पर्म सेल की भी खोज करी थी इन्होंने ही, और उस स्पर्म सेल का जो इन्होंने नाम दिया था वो एनिमल क्यूल्स दिया था। ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ सॉरी रह गई, जो रॉबर्ट हुक थे ना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल कब खोजी थी? 1665।
और इसके बारे में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का जो नाम था, कभी कभी पूछ लेता है, तो माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, याद रखिएगा। इन्होंने जो अपनी थीसिस थी सेल के बारे में, उसको उन्होंने मेंशन किया था किसमें? अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हुई, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, तो एक सेल थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि सेल थ्योरी भाई किसने दी थी, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, ये समझते हैं। देखिए, दो साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट के मैं नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक थे एम स्लीडन और टी स्वान, ठीक है, एम स्लीडन एंड टी स्वान, ठीक है, एम स्लीडन एंड टी स्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, एम स्लीडन और टी स्वान। देखिए, एम स्लीडन जो आते हैं ना, वो आते हैं 1838 में। कब? 1838 में। 1838 में, अच्छा, पहली बात तो ये जो एम स्लीडन है ना, ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, याद रखना। बॉटनिस्ट मतलब जो पेड़ पौधों के बारे में जो स्टडी करता है। तो 1838 में ये आते हैं और ये बोलते हैं ना कि भाई जितने, क्योंकि बॉटनिस्ट हैं तो प्लांट्स के बारे में स्टडी करी होगी, तो ये बोलते हैं कि भाई जितने भी जो प्लांट्स हैं, जितने भी जो प्लांट्स हैं, वो सभी प्लांट छोटी छोटी सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी जो प्लांट्स हैं वो सभी क्या बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? 1838 में एम स्लीडन। और ऐसे ही टी स्वान जो है ना, टी स्वान, ये टी स्वान ये आते हैं 1839 में अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर, 1839 में अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर। और टी स्वान ने क्या करा ना कि जो स्लीडन ने जो बोला था उसी को थोड़ा एक्सटेंड करा। उन्होंने बोला कि भाई स्लीडन साहब ने बिल्कुल सही बोला कि जितने भी प्लांट्स थे वो सभी सेल से, छोटी छोटी सेलों से मिलकर बने। बट इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन कर दी कि भाई प्लांट ही नहीं, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सभी प्लांट्स और एनिमल दोनों छोटी छोटी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो समझ में आया? स्लीडन ने क्या बोला? 1838 में आए और इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। टी स्वान आए 1839 में, इन्होंने बोला कि प्लांट ही नहीं, एनिमल जो होते हैं वो भी छोटी छोटी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई सेल थ्योरी किसने दी? तो पता है लास्ट में एक स्टेटमेंट होता है, लास्ट में एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक स्टेटमेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। तो क्या है कि मतलब किसी भी लाइफ, मतलब कोई भी जो जीवित जीव है, उसकी जो बेसिक जो यूनिट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट जो होती है उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल थ्योरी किसने दी? स्लीडन और स्वान ने, ठीक है, याद रखिएगा, स्लीडन और स्वान ने, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। आगे देखते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है कि सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने करा, ठीक है। सेल थ्योरी जो थी, सेल थ्योरी जो थी उसे एक्सटेंड किसने करा, उसे आगे और किसने बढ़ाया, ठीक है। एक्सटेंड किसने करा मतलब उसके बारे में और क्या बात कही गई और किसने कही, ठीक है। तो देखिए, एक 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 जना आता है जिसका नाम है, जो आते हैं 1855 में, ठीक है। कब आते हैं? 1855 में आते हैं। वो थे जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। क्या थे? एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला? बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। अच्छा, जर्मन बायोलॉजिस्ट, उनका नाम क्या था? नाम भी लिख दे रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, अभी ये माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ना है। उनका नाम था वर्चाओ, उनका नाम क्या था? वर्चाओ उनका नाम था, ठीक है। वर्चाओ उनका एक नाम था। वर्चाओ नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, बायोलॉजिस्ट आए थे, किस कब? 1855 में। इन्होंने क्या बोला कि भाई ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से समझते हैं। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब है कि देखिए मैं नीचे थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है कि
जितनी भी सेल्स होती है ना वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, ठीक है। जितनी भी सेल्स होती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल से शब्दों में ये समझाता हूँ। जैसे सपोज करो ये मदर है, ठीक है, ये फादर है, इनका जो यंग वंस होगा, इनका जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, वो कहाँ से आया, कहाँ से आया वो? देखिए मदर की एक सेल, फादर की एक सेल से ही मिल करके तो ये नई सेल बनी है ना, है ना। मदर की एक सेल थी, फादर की एक सेल थी, उनसे ही मिल करके एक नई सेल बनी है। तो यही इन्होंने बोला कि भाई कोई भी नई सेल कहीं आसमान से नहीं आ जा रही है। उन्होंने बोला कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स होती है ना, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स होती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, मतलब जो पुरानी पहले जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे ही वो नई सेल प्रोड्यूस होती है, मतलब नई सेल बनती है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ देखिए फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें याद रखिएगा। एक नाम आता है, देखिए जैसे ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, सेल के बीचों बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। सेल के बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। इसे हम लोग मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, मैनेजर ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि सेल की जो सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, यही न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, मैनेजर ऑफ द सेल बोला जाता है। ये जब हम लोग इसके सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है, सेल के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो सेल ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ द सेल बोला जाता है, याद रखिएगा। तो न्यूक्लियस की जो खोज करी थी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, न्यूक्लियस की जो खोज करी थी वो करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट ब्राउन इनका नाम है, ठीक है, बात समझ में आ गई, रॉबर्ट ब्राउन इनका नाम है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, सेल की खोज करी थी। कब खोज करी थी भाई, 1931 में। कब खोज करी थी भाई, 1931 में इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे न्यूक्लियस की खोज करी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने करी, वैसे ही देखिए एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये क्या बोला मैंने, ये बोला मैंने सेल बोला, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने बोला न्यूक्लियस बोला। अच्छा पता है, ये सेल के बीच में यहाँ पे एक लिक्विड, सेमी फ्लूइड नाम का एक लिक्विड होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज नथिंग। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस क्या कहते हैं, एक लिक्विड होता है जो, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल की जो भित्ति होती है, पतली सी एक लेयर जैसी जो होती है उसके, और जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, उनके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब और ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेमी फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक क्या पाया जाता है, सेमी फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पे ये सेमी फ्लूइड पाया जाता है। जैसे उधर साइटोप्लाज्म कह देते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिला करके कंबाइनली हम लोग कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। उन दोनों को हम लोग कंबाइनली क्या कहते थे, प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है ना, ये सबसे पहले जो यूज़ करा था, ये सबसे पहले जो यूज़ करा था, ये करा था पुरकिंजे ने। किसने करा था, पुरकिंजे, याद रखिएगा, पुरकिंजे ने इसको सबसे पहले यूज़ करा था, पुरकिंजे ने, ठीक है। कब करा था भाई, 1839 में। कब करा था, 1839 में करा था। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये भी आगे बताऊंगा, देखिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में आप लोग याद रखना। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछ दी जाती है, स्मॉलेस्ट सेल पूछ दी जाती है भाई कि स्मॉलेस्ट सेल होती क्या है, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, नाम याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। क्या होती है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा नेम होता है PPLO, PPLO याद रखना, प्लूरो न्यूमोनिया, सॉरी, ठीक है, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का मतलब क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है हमारी, ऑल ओवर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा की होती है। स्मॉलेस्ट हो गई तो भाई लार्जेस्ट भी तो बताओ,
लार्जेस्ट क्या होती है, लार्जेस्ट जो सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसे हम लोग लार्जेस्ट सेल कहते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे देखिए, अब होता है ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी क्या होती है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है ना वो होती है स्पर्म सेल। ठीक है, मेल के जो स्पर्म सेल होती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन में क्या होती है, ओवम होती है, जिसे हम लोग एग सेल भी कहते हैं। ठीक है, ओवम एग सेल, जो फीमेल के जो होते हैं ना एग सेल वो। और एक लॉन्गेस्ट भी, ये लार्जेस्ट है, हाँ ये क्या थी, लार्जेस्ट थी, ये क्या थी, लार्जेस्ट, याद रखिएगा सबसे बड़ी। एक लॉन्गेस्ट भी पूछ दी जाती है कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। लॉन्गेस्ट क्या होती है, न्यूरॉन। ठीक है, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, या जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई थी, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई रॉबर्ट हुक ने अपना एक क्या बनाया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और ऐसे ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। तो माइक्रोस्कोप के कुछ टाइप है, ठीक है, उसके बारे में भी स्टडी करते ले। ठीक है, उसके बारे में भी स्टडी कर ले रहे हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आप लोगों को कुछ सिमिलर सा दिखाई दे रहा होगा जो आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। ठीक है, जो आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। माइक्रोस्कोप देखिए दो टाइप के होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये वो माइक्रोस्कोप होते हैं जो जनरली स्टूडेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं स्कूल्स में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं इनमें हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं, जनरली सनलाइट। ठीक है, जिस भी चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइड जैसी होती है, यहाँ पे एक स्लाइड जैसी होती है, जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है उसे हम लोग इस स्लाइड में यहाँ रखते हैं, और कुछ ऐसे रखते हैं कि सनलाइट इस जगह पर पड़े, सनलाइट इस जगह पर पड़े। तो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट, सनलाइट की ज़रूरत होती है ना, इसलिए कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है उसे हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, कितना मैग्निफिकेशन होता है इसमें, कितना चीज़ों को ये जूम कर सकता है, ये चीज़ भी समझ सकते हैं। इसकी जो मैग्निफिकेशन जो पावर होती है ना वो होती है 300 से 1500 गुना। किसी भी ऑब्जेक्ट का 300 से 1500 गुना वो उसे मतलब बड़ा कर सकता है। ठीक है, टाइम्स इतना लार्जर दिखा सकता है, 300 से 1500 गुना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। पहला टाइप क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं या लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं ना, समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत टिपिकल होता है भाई। इसका जो नाम होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम याद रखिएगा बस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने करा था। तो दो साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, 1932 में इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करा था। बट इसका जो यूज़ स्टार्ट हुआ था वो 1940 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद करना चाहो तो कर लो, बस ये तो याद ही रखना, 1932 में नॉल और रस्का ने ये कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा था। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। अच्छा, जैसे उसमें हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग लाइट का यूज़ करते थे ना, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। ठीक है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसका जो मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है वो भी देखते हैं। इसकी जो, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा एडवांस है भाई, बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर है, अच्छा देख रहे हो ये पूरी पिक्चर भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये तो मतलब इसे तो हम हैंडी होता है, इसे हम लोग हाथ से भी उठा सकते हैं भाई, ये बहुत बड़ा एक माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख से 5 लाख तक। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख गुना तक ये क्या कर सकता है, चीज़ों को मतलब इतना टाइम्स उसको बड़ा कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब कल के हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेल के टाइप, ये जो बीच में जो ये फिगर रह गया ना, इसके बारे में हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, जो एक ये फिगर था यहाँ पे,
सॉरी कहाँ गया वो, ये जो लास्ट में जो ये फिगर है, टाइप्स ऑफ सेल। कल हम लोग जो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के ही बारे में अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है। अच्छा, दूसरी चीज आज हम लोगों ने पूछा कि लिविंग सेल की खोज किसने करी। ठीक है, लिविंग सेल की खोज किसने करी वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तीसरी चीज हम लोगों ने देखा था कि जो, ठीक है आप लोग बता देना, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, ये चीज बताएंगे। अब भैया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा है तो ये भी बता दो कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल करी थी। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है, ये भी चीज़ आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आज के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, दो साइंटिस्ट के नेम है, याद है ना। दूसरा आएगा कि सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने करा, वो भी बताइएगा, और कब करा एक्सटेंड ये भी बताइएगा। और बाकी फिर लास्ट में आप लोग बताएंगे कि पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट सेल, अभी ह्यूमन बॉडी मैंने कुछ नहीं बोला है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है ये चीज़ बताइएगा। एंड फिर बताइएगा लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ये भी चीज़ बताइएगा। ओके, तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग अगर ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अगर कुछ आप लोगों का कुछ भी डाउट होता है ना, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।